बस करो विवेक, बहुत हो गया। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब तुम्हारा पागलपन मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमने मुझे एक सामान की तरह रखा, इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ और ना ही कोई सामान हूँ जिसे घर में तालों के अंदर बंद करके रखा जाए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी खुली हवा में सांस लेने का हक है। ये जो तुम्हारा प्यार है, ये प्यार नहीं, पागलपन है। नंदनी एक साधारण सी लड़की थी, सादगी पसंद, कामकाजी और अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदार लड़की। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक देखने में पढ़ा लिखा, सलीकेदार और बेहद ही शालीन लग रहा था। रोज की मुलाकातें उनके बीच होने वाली छोटी छोटी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। अब विवेक हर समय नंदनी का हालचाल लेता, हर घंटे फ़ोन कर खैरियत पूछता। सुबह उसे छोड़ने ऑफिस जाता और शाम को घर। ऊपर से नंदनी की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखता। विवेक को अपने प्रति इतना समर्पित देख, अपना इतना ध्यान रखता देख नंदनी को लगा कि आखिर उसे उसका सच्चा प्यार मिल ही गया। लेकिन उसे क्या पता था, यही केयरिंग नेचर एक दिन उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी भी कर ली। शादी की सारी रस्में बहुत ही अच्छे से हुई। विवेक हर मेहमान से खुद जाकर मिला, नंदनी के परिवार वालों को सर आंखों पर बैठाया। शादी के बाद जब ये हनीमून पर गए तो विवेक हर सुबह उसके लिए कॉफ़ी लाता, उसकी पसंद की डिश बनवाता और हमेशा उसकी आंखों में झांक कर कहता, तुम मेरी जान हो नंदनी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। शादी के शुरुआती महीने किसी परियों से कम नहीं थे नंदनी के लिए। लेकिन धीरे धीरे नंदनी विवेक में बदलाव महसूस करने लगी। विवेक हर उस आदमी से जलता, हर उस पर गुस्सा होता जो नंदनी से बातें करता, यहाँ तक कि नंदनी के ऑफिस के बॉस से भी। एक दिन नंदनी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी कि विवेक ने देख लिया और तुरंत आकर उसके पास बैठ गया। जैसे ही फ़ोन कटा, विवेक ने कहा, नंदनी तुम किससे बात कर रही थी? कौन था वो? विवेक का ऐसे पूछना नंदनी को बड़ा अजीब लगा। फिर भी उसने हंसते हुए जवाब दिया, विवेक, मैं अपनी फ्रेंड आशा से बातें कर रही थी। ऑफिस का कुछ काम था, बस उसी की बातें हो रही थी। इतना सुनते ही जाने विवेक को क्या हुआ, उसने कड़क लहजे में बोला, नंदनी तुमने अपनी फ्रेंड आशा को मुझसे पूछे बिना कॉल क्यों किया? विवेक की बातें सुन अब नंदनी को हैरानी हुई। अभी तक तो वो विवेक की बातों को सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन जब उसने गौर से विवेक की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में कुछ तो था जो शायद नंदनी समझ नहीं पा रही थी। विवेक, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऑफिस का ज़रूरी काम था, बात तो करनी पड़ेगी ना। नहीं नंदनी, मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं कमा रहा हूँ ना, हम दोनों के खर्चे आराम से निकल जाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगा। विवेक की बात सुन नंदनी पहले तो मुस्कुराकर टाल देती थी, सोचती थी कि विवेक उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब विवेक की ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, छोटी छोटी बातों पर सवाल की बौछार और उसकी बातों में नंदनी को लेकर शक, डर, नंदनी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक से विवेक को हो क्या गया है। इधर विवेक ने धीरे धीरे करके नंदनी का सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर बातें करना सब कुछ बंद करवा दिया। और तो और नंदनी को वो अपने मोबाइल में लॉक भी नहीं लगाने देता था। और जब नंदनी विवेक की हरकतों को लेकर कुछ कहती तो विवेक साफ साफ बोलता, नंदनी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना। नंदनी को उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक दिखता था। नंदनी को अब विवेक की आंखों में प्यार नहीं, पागलपन नजर आने लगा था। विवेक का अपने प्रति इतना ध्यान रखना, इतना केयर करना देख नंदनी को अब उसके ऊपर प्यार नहीं आता,
बल्कि डर लगने लगा था। विवेक हर जगह नंदनी के पीछे पीछे रहता। नंदनी जब तक ऑफिस के अंदर नहीं चली जाती, विवेक ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहता और शाम को छुट्टी होने से पहले भी बाहर ही खड़ा मिलता। घर आने के बाद नंदनी के फ़ोन में उसके मेल्स चेक करता, यहाँ तक कि उसकी अलमारी और डायरी भी। और जब नंदनी उससे कुछ कहती तो वो तुरंत कहता, नंदनी, मैं तुम्हारा पति हूँ, हक है मुझे, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। विवेक का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसे अब नंदनी का दम घुटने लगा। उसे महसूस होने लगा कि ये विवेक का प्यार नहीं है, ये कैद है उसकी। ऊपर से विवेक दिन पर दिन नई नई हरकतें करता। नंदनी को हर समय एक डर सा बना रहता कि जाने किस बात को लेकर विवेक उठ जाए, किस बात को लेकर सवालों की बौछार लगा दे। नंदनी अब विवेक से डरने लगी थी, इसलिए वो विवेक के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। घुटन होने लगी थी उसे। बहुत ही सोच समझकर एक दिन उसने बड़े प्यार से विवेक से कहा, विवेक, मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं क्या? बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले। नंदनी के मुंह से इतना सुनते ही विवेक के चेहरे पर एक कठोरता सी आ गई। पहले तो उसने घूरते हुए नंदनी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है नंदनी, अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने का इतना ही मन है तो चलो, मैं मिला लाता हूँ। सुबह चलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। नहीं विवेक, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। बस इतना सुनते ही विवेक चीख पड़ा, नंदनी, तुम्हें मुझसे स्पेस चाहिए? अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को मार लूँगा। मैं बिना तुम्हारे जी नहीं सकता। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे साथ चलो और साथ ही वापस आओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। कहते हुए विवेक पागलों की तरह हरकतें करने लगता, खुद को मरने मारने पर उतारू हो जाता, जिससे बेचारी नंदनी डर के मायके जाने का नाम ही छोड़ती। और इसी का फ़ायदा उठाकर विवेक ने नंदनी को उसके परिवार और दोस्तों से भी दूर कर दिया। आशा, जो नंदनी की सबसे अच्छी दोस्त थी, वो नंदनी से बात करने के लिए बार बार उसे फ़ोन करती, लेकिन नंदनी डर से फ़ोन ही नहीं उठाती। आशा का इतना मिस कॉल देख, इतना फ़ोन, इतने मैसेज देख विवेक बौखला जाता, चिल्ला पड़ता वो नंदनी पर, नंदनी, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो जलती है तुमसे, उसे तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं। विवेक की बेबुनियादी बातें सुन नंदनी को लगने लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी वो विवेक की कैद से आज़ाद नहीं हो पाएगी। उसके अंतरात्मा से बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी, भाग नंदनी भाग, अभी भी वक्त है। अब नंदनी ने भी ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके यहाँ से आज़ाद होना है, क्योंकि विवेक के जिस व्यवहार को वो प्यार समझ रही थी, असल में वो प्यार नहीं, पागलपन है। अब नंदनी को बस एक मौके की तलाश थी और आखिरकार उसे एक मौका मिल ही गया। एक दिन जब विवेक किसी काम से बाहर गया, नंदनी ने आशा को कॉल किया और रोते हुए उसने आशा को सब कुछ बता दिया। नंदनी की बात सुन आशा भी हैरान थी। उसने नंदनी को समझाया, नंदनी, ये प्यार नहीं है, ये तो पागलपन है। तुझे मदद चाहिए ना, तो चल मेरे साथ काउंसलर के पास चलते हैं। दोनों ने मन भी बना लिया कि मौका देखते ही वो किसी काउंसलर के पास जाएंगी। अभी नंदनी आशा से बात करके फ़ोन रखी ही थी कि तभी अचानक से विवेक वापस लौट आया और आते ही नंदनी का मोबाइल चेक करने लगा। ये सब इतना जल्दी हो गया कि नंदनी आशा का नंबर भी डिलीट नहीं कर पाई थी। और आशा का नंबर देख, इतनी लंबी बातचीत देख विवेक बौखला गया और चीखते हुए नंदनी से बोला, नंदनी, तुमने मुझे धोखा दिया। कहते हुए उसने नंदनी को एक जोर का थप्पड़ मारा और उसका फ़ोन तोड़ उसे कमरे में बंद कर दिया।
पहली बार नंदिनी को विवेक ने थप्पड़ मारा था। नंदिनी जब खुद को आईने में देखती है तो पहचान ही नहीं पाई। विवेक के चारों उंगलियों के निशान उसके गाल पर थे। अब नंदिनी के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि वो किसी से बात भी कर सके। खुद के माँ बाप से भी बात करने के लिए उसके पास फ़ोन भी नहीं था। और विवेक सुबह शाम नंदिनी से खुद उसके माँ बाप से बातें करवा देता, वो भी लगातार सामने खड़ा होकर अपने फ़ोन से। विवेक के सामने नंदिनी ना ही अपना दुख रो पाती, ना ही कुछ बता सकती और ना ही कुछ कह सकती थी। अब नंदिनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। विवेक सुबह ऑफिस जाता तो बाहर से ताला लगा देता, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता। एक तरह से नंदिनी को उसने घर में पूरी तरह से कैद कर रखा था। नंदिनी ने बहुत कोशिश की कि कहीं से कोई मिल जाए, वो अपने लिए कुछ कर सके। छत पर भी नहीं जा सकती, छत पर भी विवेक ने ताला लगा रखा था। नंदिनी को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही ना ख़त्म हो जाए। इसलिए एक दिन उसने बहुत ही डरते डरते विवेक जैसे ही बाथरूम में नहाना गया, उसके फ़ोन से आशा को मैसेज कर तुरंत ही डिलीट कर दिया। नंदिनी का मैसेज पढ़ते ही आशा सब कुछ समझ गई और उसी दिन दोपहर को जैसे ही विवेक ऑफिस के लिए निकला, आशा आ गई और खिड़की के बाहर से ही उसने नंदिनी से बात करते हुए कहा, नंदिनी, अब यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम अभी अपने ज़रूरी कागज़ और जो सामान है इकट्ठा कर लो। कल जैसे ही विवेक ऑफिस जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। कहते हुए आशा भी चली गई, क्योंकि विवेक का भरोसा नहीं था कब वापस लौट आए। आशा की बात सुन नंदिनी को एक उम्मीद जगी। उस दिन उसने अपने कुछ ज़रूरी कागज़, पैसे और जो छोटे मोटे ज़रूरी सामान थे सब कुछ इकट्ठा कर लिया और उसे अपनी अलमारी के कोने में छुपा दिया ताकि विवेक की नज़र न पड़े। अगले दिन विवेक के ऑफिस जाने के बाद आशा वापस आई। वो अपने साथ किसी को लेकर आई थी। ताला तोड़ उसने नंदिनी को बाहर निकाला। आज जाने कितने दिनों बाद नंदिनी ने खुली हवा में सांस ली थी। नंदिनी अपने माँ बाप के घर नहीं गई। उसे पता था कि विवेक उसे ढूंढते हुए वहाँ जरूर चला आएगा और आशा ने भी उसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि माँ बाप के बाद दूसरा शक आशा पर ही जाता। फिलहाल तो आशा ने नंदिनी को एक काउंसलर डॉक्टर मीरा से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद मीरा ने पूछा, नंदिनी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब आज़ाद हो? विवेक तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? इतना सुनते ही नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। मीरा ने उसे बताया कि वो एक इमोशनल अब्यूसिव रिलेशन में है, जहाँ प्यार की आड़ में मानसिक कैद होता है। नंदिनी को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच उसके सामने था। शाम को जैसे ही विवेक को पता चला कि नंदिनी घर से गायब है, वो पागल हो गया। उसने पूरे शहर में उसे ढूंढा, यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मेरी पत्नी खो गई है। इधर विवेक ने नंदिनी के खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई, उधर नंदिनी ने भी हिम्मत करके विवेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और काउंसलर और महिला आयोग की मदद से उसे सुरक्षा भी मिली। फिलहाल तो पुलिस ने विवेक को पकड़ लिया था। कोर्ट में जैसे ही विवेक ने नंदिनी को देखा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, गिड़गिड़ाया, रोया। लेकिन नंदिनी ने इस बार उसके आंसुओं पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ऐसे आंसू वो ना जाने कितनी बार देख चुकी थी। विवेक का नाटक देख नंदिनी चिल्ला पड़ी, बस करो विवेक, बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब तुम्हारा पागलपन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे एक सामान की तरह रखा, इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ और ना ही कोई सामान हूँ जिसे घर में तालों के अंदर बंद करके रखा जाए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी खुली हवा में सांस लेने का हक है। ये जो तुम्हारा प्यार है, ये प्यार नहीं, पागलपन है। और ऐसे पागल इंसान के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। विवेक के लाख रोने पर, चिल्लाने पर भी
अब नंदिनी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था। इतना तो वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर अब वो विवेक के बहकावे में आ गई तो फिर कभी भी जिंदगी में खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगी। इसलिए नंदिनी ने खुद को मजबूत बनाते हुए अपने फैसले पर अटल रही और विवेक से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए उससे आज़ाद हो चुकी थी। उस नर्क से आज़ाद हो चुकी थी जहाँ प्यार के नाम की कैद थी।